हेलो। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 27 जुलाई का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, फिर तीसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, फिर लास्ट है मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यह जो है भाई पश्चिमी घाट में गोवा के अंदर बास्को डिगामा एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये भारत सरकार के तहत चलने वाली एक जो है लिमिटेड है या कंपनी है जो जहाज़ों का निर्माण करती है, जो भारत सरकार के अधीन है। चलिए, भारतीय नौसेना में जो शिपयार्ड है भाई, उसने ये जो उन्नत श्रेणी के 2 जो है एक क्या है उन्नत जहाज़ों का जो है एक लॉन्च कर दिया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है भाई, हमने अभी नौसेना पढ़ा है, तो भाई ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है भाई 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों के निर्माण के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। किस किसने किए थे, गोवा शिपयार्ड ने और रक्षा मंत्रालय। ठीक है, आप सभी को पता है रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। एक और चीज मुझे याद आई, जो हमने कल खेल मंत्री पढ़े, हमने वो पढ़ लिए थे किरण रिज्जू। देखिए, करंट अफेयर है, कभी कभी आप कभी उठा के देखेंगे तो आपको जो है मनसुख मंडाविया तो है ही, ठीक है, किरण रिज्जू आपको कहीं कहीं स्थान पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे अगर क्वेश्चन में आए तो खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ही है ना। ठीक है, तो आप तो सिर्फ यही याद रखो मनसुख मंडाविया, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया जो है, खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। चलिए, तो क्या है गोवा शिपयार्ड और जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है 2019 में ये हस्ताक्षर किए थे कि इस तरीके के जहाज जो है उसकी संरचना तैयार करनी है और उसको लॉन्च करना है। इस जहाज के समुद्र में डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 3850 टन जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है। फिर भाई क्या है, ये जहाज समुद्र में मैक्सिमम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। कितनी लाइन, 59 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है रफ्तार से ये समुद्र के अंदर चल सकता है। आईएनएस त्रिपुट 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसकी क्षमता कितनी है कि 108 और जो 18 जो है इनको सम्मिलित कर दिए जाए तो इतने व्यक्ति जो है वह उसके अंदर रह सकते हैं और 30 दिन तक जो है समुद्र के अंदर ये रह सकता है। इसकी क्षमता 30 दिन तक की है। इसमें 24 स्टील्थ 1 मीडियम रेंज की मिसाइल तैनात है। ठीक है, ये इस मिसाइल भी इसके अंदर तैनात है। इसमें 100 मिलीमीटर की A190 ई लेवल गन लगी हुई है। मिसाइल भी है, गन भी लगी हुई है। इसकी क्षमता भी आपको बता दी है। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3850 टन जो है इसका है। और इसकी जो हस्ताक्षर किए गए थे रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड ने उन हस्ताक्षर किए थे 2019 में, और अब जो है ये जहाज जो है लॉन्च हो गया है। ठीक है, नौसेना जो है, भारतीय नौसेना अपना जो है स्थापना दिवस कब मनाती है, 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है, पर इसकी स्थापना कब हुई थी वो हम देखते हैं, 26 जनवरी 1950। ये जो है इसकी स्थापना अलग है पर स्थापना दिवस जो है वो अलग मनाता है, 4 दिसंबर को मनाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका जो प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये प्रमुख जरूर आप याद रखें क्योंकि जो है क्वेश्चन आप कंटिन्यू देख रहे हैं और इनके जो है प्रमुख जानना आपको बहुत आवश्यक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए, और जो है नौसेना से हम एक और चीज देख लेते हैं। नौसेना से जो है प्रोजेक्ट 75 जो है लॉन्च किया गया था इसके तहत, और इसके तहत जो है 6 पनडुब्बियां इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई थी। कौन कौन सी भाई, देखिए प्रोजेक्ट कौन सा है भाई, 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बियां जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो वो 6 पनडुब्बियां इसी के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। और कभी भी क्वेश्चन बन सकता है ये कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो किसके अंतर्गत आता है, या नौसेना ने जो है इसको लॉन्च किया था, और 6 पनडुब्बी इसके अंतर्गत लॉन्च की गई थी। ये आपको अच्छे से विशेष रूप से याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है गुवाहाटी, फिर है अगरतला, फिर है नाहरलागुन, फिर है आइजोल। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है आइजोल। क्या आंसर है इसका? आइजोल। ये जो है पूर्वी क्षेत्र का जो है, पूर्व उत्तर क्षेत्र का जो है चौथा ये कनेक्टिविटी जो है क्षेत्र बनने वाला है आइजोल। ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। चलिए, मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। चौथा जो है वो राजधानी शहर बन जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चलिए, पूर्वोत्तर सीमांत जो है भाई NFR आइजोल के पास सेरांग तक नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछाया जा रहा है। चलिए, इससे ये तो हमने चौथा देख लिया कि आइजोल है। इससे पहले तीन भी तो होंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के। तो पहला कौन सा है भाई? गुवाहाटी। कहाँ है भाई? गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में है। और भाई दूसरा कौन सा है? त्रिपुरा का अगरतला। कौन सा? अगरतला। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? त्रिपुरा का, ये त्रिपुरा में आता है। और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन, लाहर नागुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश की। ये तीन क्षेत्र जो हो गए ये पहले से जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के कनेक्टिविटी क्षेत्र हैं, रेलवे के कनेक्टिविटी क्षेत्र हैं। अब चौथा जो आ गया है वो आइजोल हो गया है, मिजोरम से वो संबंधित है। चलिए, और सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम राज्य में जो है पहले रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, अभी जो है वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वहां पर रेलवे कनेक्टिविटी शामिल की जा रही है। कहां पर? पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम राज्य में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्नलिखित में से किसे फिर से चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर, फिर दूसरा है अभिनव बिंद्रा, फिर नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो नीता अंबानी। ये पहले भी ये सदस्य के रूप में चुनी जा चुकी हैं, अब दूसरी बार फिर से नीता अंबानी को जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो है सदस्य बनने का मौका मिल गया है। इसी के साथ जो हम ये भी चीज जान लेते हैं, IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो है पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है PT ऊषा। क्या नाम है? PT ऊषा। इनको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, उड़न परी या पायोल एक्सप्रेस। क्या है? पायोल एक्सप्रेस या उड़न परी के नाम से हम PT ऊषा को जानते हैं। और ये IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तैनात हुई हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, इसी का हम डिटेल देखते हैं कि भाई IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1994 में, सॉरी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 1894 में। मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फिर इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। क्या है? थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। 1894 में इसका मुख्यालय, सॉरी इसकी स्थापना और मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए, नीता अंबानी जो है सर्वसम्मति में दूसरे काल के लिए भाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त हो गई हैं, चयनित हो गई हैं। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली, साल 2016 में जो है रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने जो है अपनी सदस्यता IOC में दर्शाई है। ठीक है, अभी आपको पता है अनंत अंबानी राधिका जो मर्चेंट है उनकी कितनी लंबी शादी चली, कितना पैसा लगा लिया। चलिए, ठीक है। अब क्या है? चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। राजीव भवन, दूसरा है गणतंत्र मंडप, तीसरा है दरबार हॉल, फिर चौथा ऑप्शन है संविधान भवन। इसका जो आंसर है वो है गणतंत्र मंडप। क्या है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित है, आप सभी को पता होगा ये भवन। और जो भाई दरबार हॉल है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसी के साथ एक और चीज की है, अशोक हॉल का नाम बदलकर सिर्फ अशोक मंडपम कर दिया है। क्या कर दिया है? हॉल को हटाकर अशोक मंडप कर दिया है। चलिए पढ़ देते हैं कि भाई गणतंत्र मंडप जो है ये कर दिया है
किसकी किसकी जगह कर दिया है, दरबार हॉल की जगह गणतंत्र मंडप कर दिया है, और अशोक हॉल की जगह जो कर दिया है अशोक मंडप। ठीक है, अशोक हॉल की जगह जो नाम बदला है वो अशोक मंडप कर दिया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही सामाजिक भारतीय समाज से जुड़ा है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का स्तंभ शिखर है। ठीक है, तो गणतंत्र तो आप सभी जानते ही हैं, गणतंत्र दिवस कब से हम मना रहे हैं। ठीक है, और जो है अशोक का जो है अशोक का जो शिखर सिंह शिखर है वो सारनाथ से लिया गया है। तो ये जो दोनों नाम है सिर्फ अशोक हॉल को लेके अशोक मंडपम कर दिया है, और जो भाई दरबार हॉल है उसका नाम जो है गणतंत्र जो है मंडपम कर दिया है। ये जो है कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम में किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है। देखिए, अभी अभी जो राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति भवन से संबंधित, मैं एक दिन ऐसी नॉर्मल देख रही थी, तो उसमें जो है राष्ट्रपति भवन का जो है दौरा किया गया था मीडिया के द्वारा। एक दो मीडिया मैन थे, ज़्यादा नहीं थे वहाँ पर, ऐसे अनुमति तो नहीं है, पर वहाँ के कुकों से बात करी तो उनका ऐसा कहना था कि जो मैडम है, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, तो उनके द्वारा इतना सिंपल खाना खाया जाता है, बिल्कुल मामूली सा, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं, और सुबह 4 बजे उठ के कम से कम वो 5:30 या 6 बजे तक जो मेडिटेशन करती हैं। उनकी दिनचर्या इतनी फिक्स है, हालांकि फिक्स तो होगी क्योंकि राष्ट्रपति हैं, पर ये सब चीज़ों पे वो मतलब कितनी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। आप अगर देख सकें तो आप देखना कि वो जो है 4 बजे उठ के 6 बजे तक मेडिटेशन करती हैं, फिर वो 6 बजे से 6:30 तक वो टहलने जाती हैं, फिर वो नाश्ता वास्ता करके तैयार होके फिर वो अपने उसमें, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि विलासिता वाला जीवन जी रही हूँ। बहुत इसी मुकाम पर पहुंचने के लिए ऐसे अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम कुछ बड़े लोगों से ये चीज़ें सीख सकते हैं कि अब जीवन में अनुशासन कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पेरिस में ग्रेवन म्यूजियम जो है उसमें किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किए हैं। ठीक है, ये जो किया है भाई वो शाहरुख खान के लिए किया गया है। पेरिस में जो है भाई वहाँ पर कौन सा म्यूजियम है, ग्रेविन म्यूजियम, वहाँ पर जो है गोल्डन कॉइन जो है वो किसके नाम से जारी किए गए हैं, वो शाहरुख खान हमारे जो अभिनेता हैं भारत के, उनके देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये लिख रहा है शाहरुख खान, ये साइड में लिख रहा है। ठीक है, तो जो पेरिस ग्रेविन म्यूजियम में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जो है वो जारी किए गए हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, सिक्का दिख रहा होगा, अगर आप जूम करके देखिए, अगर आप बहुत पास से देखेंगे तो ये देखो शाहरुख खान की इमेज दिख रही है। चलिए, पेरिस में जो है अगले ओलंपिक होने वाले हैं, ये आपको सबको पता है, हमने पढ़ रखा है कि पेरिस में जो है अगले ओलंपिक होने वाले हैं। हाल ही में किस शहर में बिलियन इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, रांची, मुंबई। बताइए इसका आंसर। बिलियन इम्प्रेशंस जो है वो रांची में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी इमेज अगर इसमें होगी तो शायद नहीं है इसकी इमेज। ठीक है, ये जो रांची में हुई है, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ये इसकी जो ये क्या है, ये एक नमूना टाइप का है, अंगूठे के निशान का, एक ऐसे 2 अंगूठे के निशान के एक टाटा स्टील ने इसको बनाया है। तो अंगूठे के निशान का एक चिन्ह है बहुत बड़ा। ठीक है, 2 अंगूठे के निशान ऐसे चिपक रहे हैं, ये एकता का जो है प्रतीक माना जा रहा है। चलिए, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप सभी को पता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में, वहां पर जो है बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है, वहाँ पर बिलियन जो है इम्प्रेशन जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है, और ये एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। बिलियन इम्प्रेशन को जो है टाटा स्टील ने क्या है बनाया है, ये मैंने आपको बता दिया है। किसको बनाया है? ये बनाया है बिलियन इम्प्रेशंस को है टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया है। बिलियन इम्प्रेशन 2 अनूठों का जो निशान है, जो भी मैंने आपको बता दिया है, ये एकता का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति का उद्देश्य जो है कला संस्कृति को बढ़ावा देना। कला
कला और संस्कृति जो है इसके द्वारा एक प्रतीक माना जाएगा कि कला और संस्कृति जो है इसको बढ़ावा दिया जाए और एकता जो है बनाई रखी जाए। बिलियन इम्प्रेशन की तरह अन्य मूर्तियों देश में कई हिस्सों में स्थापित की गई हैं। 2 अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर लंबी है और बिलियन इम्प्रेशन जो है नोशंस ऑफ इंडिया, वेरी मोस्ट, इसको अच्छे से पढ़ें, नोशन ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर भी रहा है। किसका विनर रहा है ये बिलियन इम्प्रेशंस जो है, वो नोशंस ऑफ इंडिया एंड टाटा स्टील की अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर रहा है। चलिए, अब झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन, राजधानी जो है रांची और इसके राज्यपाल जो है सीपी राधा कृष्णन। नेशनल पार्क बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई उसके नेशनल पार्क है और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में स्थापित है। ये अच्छे से पढ़िएगा। ये कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के माध्यम से झारखंड के जामताड़ा में जो है कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो है भारत की पहली पायलट जो है परियोजना शुरू की है। भारत की पहली पायलट परियोजना कोयला से संबंधित है या जो है कोल्ड फील्ड से संबंधित है, वो लॉन्च की है। किसने की है? झारखंड ने। और वो भी कहाँ पर की है? जामताड़ा, झारखंड के जामताड़ा में ये है जो है वो लॉन्च की है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। कहाँ भाई? हरियाणा में जो है ये स्थापित की गई है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जो है ये स्थापित की गई है। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी सुविधा है, जैसे हमने देखा है कोई भी टीका या कुछ भी दवाई तैयार की जाती है तो सबसे पहले जो है जानवरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है भाई जानवरों पे पहले प्रयोग करेगी, फिर जो है फिर देखा जाता है कि अगर ये अच्छे से उपयोग उसका वो हो रहा है, महत्व हो रहा है कि आपने जिस तरीके से या उस जिस लेवल के लिए उस दवाई को बनाया था उसका उपयोग हो रहा है, उसकी महत्ता समझ में आ रही है जानवरों में, तो ही फिर जो है वो मनुष्यों पर प्रयोग की जाती थी। ऐसे ही जो है एक लैब बनाई गई है, ये क्लिनिकल नेटवर्क बनाया गया है, वो हरियाणा में बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण का मंत्रालय मिला है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा चयनित यह सुविधा एशिया की पहली BSL-3 रोग जनकों की संभालने वाली विश्व की नवी सुविधा है। देखिए, ये महामारी की हमारे जो एशिया की ये तो ये पहली है। ठीक है, ये गठबंधन के द्वारा एशिया की पहली है और BSL-3 रोज मतलब ये जो है BS मतलब ये जो एशिया की तो ये पहली हो गई। कैसे पहली हो गई? कि ये जो है बंदरों में या किसी जानवरों में ये प्रयोग करने वाली एक वो है क्लिनिकल एक संस्था, उसके बाद जो है मानवों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो है BSL-3 ये क्या है? ये और भी चीज़ों पर प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, पर कम केसों पर। ठीक है, कम केसों पर। वैसे हम जानवर पर प्रयोग कर सकते हैं और भी छोटे छोटे जीव जंतु और भी संयुक्त रूप से हम जिसको देख लें और भी चीज़ों पर विस्तृत अध्ययन जिस पर किया जाता है, वो उस लेवल की जो है नवी सुविधा जो है हमारे भारत की हरियाणा में शुरू की जा रही है। चलिए, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नायब सिंह सैनी। फिर जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है इनका नाम है राज्यपाल का। नेशनल पार्क कौन से हैं? सुल्तानपुर और जो है कलेसर इसके राष्ट्रीय उद्यान है। विजेता विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने ही प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हरियाणा में चलाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया। 37वां सूरज कुंड मेला 2024 सूरज कुंड फरीदाबाद में किया गया। प्राथमिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? सवेरा कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया।
चलिए ये अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको नोट डाउन करके पहले याद कर लें, फिर उसको नोट डाउन अपने अपनी भाषा में या अपने उस हिसाब से लिखें, पर पहले याद करो फिर उसको लिखना। चलिए एक मिनट। हम्म 25वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? ये सभी को पता है कि भाई जो है 26 जुलाई को ये मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जुलाई को ये मनाया गया। ये कब हुई थी कारगिल की जो विजय हुई थी भाई? 1999 में ये हुई थी और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। और पाकिस्तान के जो थे नवाज शरीफ, ठीक है। और हम ये क्यों मनाते हैं कारगिल विजय दिवस? ये जो है इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि भारत की सेना ने जो है पाकिस्तान की सेना को बहुत बुरे तरीके से खदेड़ दिया था। तो 1999 में ये जो है याद हम 26 जनवरी को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने जो है ऑपरेशन विजय चलाया था। इनको भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था कि किस लिए चलाया था? कि पाकिस्तान की सेना को जो है खदेड़ना है और उनको जो है हराना है। तो उसके लिए भारत की सेना ने जो है विजय ऑपरेशन विजय जो है चलाया था। चलिए बहादुर और दिलेर जवानों ने बलिदान 1999 कारगिल युद्ध के दौरान जो है पाकिस्तान पर भारत के सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में कृतज्ञ राष्ट्र हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। और कारगिल विजय दिवस जो है 25वीं वर्षगांठ पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने द्रास में जो है कारगिल युद्ध की स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में द्रास सेक्टर का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया? लद्दाख पर ही इन्होंने दौरा किया। और ये कौन सी वर्षगांठ थी? ये 25वीं वर्षगांठ थी कारगिल विजय दिवस की। चलिए अब ये भी हमको पता है कि 8 मई 1999 में 26 जुलाई 1999 के बीच जो है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में ये लड़ा गया। ये डेट आप याद रख सकते हैं कि 8 मई, ऐसी नॉलेज के लिए 8 मई जो है 8 मई से लेके 26 जुलाई तक ये झगड़ जो है वो चली थी। और बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया। ऑपरेशन विजय जो है इन्होंने लागू किया था भारत सेना ने। चलिए अब क्या है नवा क्वेश्चन। 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। अमेरिका, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। बताइए इसका आंसर क्या है? 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 के लिए मंगोलिया की तरफ जो है भारत की सेना रवाना हुई है। ये एक बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है ये, पर जो है जब ये लागू हुआ था, जब ये शुरू हुआ था 2000 शायद 3 में हुआ था। एक मिनट मैं देखती हूँ, 2 मिनट। हाँ, ये जो है 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब पर ये शुरुआत जब हुई थी तो ये अमेरिका और जो है भाई मंगोलियाई के जो सैनिक है उनके बीच में ही शुरू हुई थी। पर धीमे धीमे जो है इसमें देश बढ़ते गए। तो जो है अब ये मंगोलिया में होने वाला है और भारत इसके लिए रवाना हो गया है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कन्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया के लिए रवाना हो गई है। 21वीं बहुराष्ट्रीय खान कन्वेस्ट सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त, आज से ही ये जो है वो सैन्य अभ्यास शुरू होना है। और कब तक चलेगा? 9 अगस्त 2024 तक ये जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार, क्या नाम है, उलान बटार में जो है आयोजित की जाएगी। 27 जुलाई से ये जो है 9 अगस्त तक ये अभ्यास चलने वाला है। खान क्वेस्ट एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो अमेरिका इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बढ़ावे के लिए जो है आयोजित किया जाता है। और ये 2003 में ही स्टार्ट हो गया था। किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका और मंगोलिया ने जो है साथ में मिलकर स्टार्ट किया था। राजधानी उड़ान बटार जो इसकी राजधानी है मंगोलिया की, आधिकारिक भाषा मंगोलियाई भाषा, मंगोलियाई तुगरिक जो है वो इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? उख नागिन खुरेलेल सुख जो है इनके राष्ट्रपति हैं। और महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये जो है आता है। मोस्ट तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए ये याद रखें कि जो है इसकी राजधानी क्या नाम है? उलान बटार जो है इसकी राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है।
भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली। और इसका जो आंसर है वो है शिखर धवन। क्या आंसर है? शिखर धवन को जो है भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पर अभी क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिखर धवन। भारत में मोटो जीपी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो शिखर धवन को बनाया गया है। भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को जो है भारत में मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शिखर धवन मोटो जीपी की भावना का जश्न मनाते हुए फेस कर रेस कर अभियान, क्या नाम है? फेस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। मोटो जीपी इंडिया टाइटल प्रायोजक के रूप में यामाहा के साथ साझेदारी करता है, जबकि यूरो स्पोर्ट्स प्रचार का प्रबंध भी करता है। ठीक है, चलिए रेसिंग होगी, इसके द्वारा रेसिंग की जाएगी और इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? फेस कर रेस कर। क्या है? फेस कर और रेस कर जो है इस अभियान का नाम है। और मोटो जीपी जो है भाई ये जो कार्यक्रम है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? शिखर धवन। चलिए रोज कुछ जो है वन लाइनर हम फैक्ट देखते हैं वो हम देख लेते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, तो उससे आंसर आप लगा सकते हैं उड़ीसा। पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये एपीजे अब्दुल की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके से संबंधित है? ये जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में सम्मानित किया गया या मिला? उनको मिला 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, उन्हें 1913 में ये जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ पराजित किया। ये पराजित किया बाबर ने इब्राहिम लोदी को। ये कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। दूसरा पानीपत का युद्ध जो है अकबर हैमू के बीच में हुआ था। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो है आदिल शाह और जो है मराठाओं के बीच में हुआ था। चलिए जहांगीर की आत्मकथा तो जो कि जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कारण यह था कि बंगाल का विभाजन। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका मेन कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सबको पता होगा, हमने ये संस्थाएं अच्छे से याद कर ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40। किसमें? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 40वां अनुच्छेद। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।